बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सहर। मैं हूं रिदा इमरान और आज 5 अगस्त से K2 सहर यानी कि मॉर्निंग शोज का जो है वो आगाज़ हो चुका है। रोज़ाना सुबह मेरे ज़िम्मे है मंडे और ट्यूसडे 9:30 बजे आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। जिस तरह से पहले हम कोशिश करते रहे हैं और कहाँ तक कामयाब हुए ये तो आप बताएंगे कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से हो जाए, अच्छी अच्छी बातों से हो जाए, मुस्कुराहटों के साथ हो जाए। क्योंकि अगर दिन का आगाज़ अच्छा हो तो मेरा मानना यह है कि आपका सारा दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजरता है, आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी पॉजिटिव होंगे। क्योंकि हम जिस मूड में सारा दिन गुजारते हैं उससे ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है बल्कि हमारे आसपास के लोग भी उससे मुतासिर ज़रूर होते हैं। तो कोशिश करें कि हर लम्हा अच्छे तरीके से गुजारें। जिस लम्हे में हम जी रहे हैं उसी का नाम ज़िंदगी है, यही हमारा मोटो है और ये हमारी ख्वाहिश है कि हम इस लम्हे को जो हमारा और आपके साथ गुजर रहा है बहुत अच्छे से गुजरे। और नाम है इस लम्हे का K2 सहर यानी कि मॉर्निंग शो। 05141023357 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। सेगमेंट होंगे, बहुत सी बातें होंगी, मेहमान होंगे और इसके अलावा एक और हमारे पास हस्ती जो मौजूद होती है एवरी मंडे और एक जिसे कहते हैं पक्का हिस्सा बन चुका है हमारे शोज़ का, खासतौर पर मेरे शोज़ का, वो है मुईज़ अब्बास MA। वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठना? हाय, कसम से बड़ी फ्रेश फीलिंग आ रही है। सीरियसली? हाँ। तो वैसे भी मॉर्निंग में उठते ही होगे ना सुबह सुबह? हाँ, मॉर्निंग में उठते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के सोने के लिए उठते हैं मॉर्निंग में। रूटीन एक्चुअली ख़राब हो चुकी है, आपको हाँ, तो पता है। हाँ। तो इस वजह से मॉर्निंग में उठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब उठते हैं तो बड़ा मजा आता है क्योंकि बड़ी फ्रेश सी फीलिंग आती है। हाँ। जैसे आज आ रही है, एनर्जी डबल होती है। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है आपकी बर्थडे गुजरी है, आपने बताया ही नहीं, इतनी खामोशी से हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। वो बताया इसलिए नहीं, फिर लोग एज पूछते हैं। और तुम्हारे बड़े 60 साल के नहीं, एज फिर भी बतानी नहीं चाहिए किसी को भी, मैं तो नजर लग जाती है। लेकिन मैं पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा, करना चाहिए, एंजॉय नहीं करना चाहिए? मैं तो सही बताऊँ आपको, नहीं करता है ना सेलिब्रेट, आपने देखा होगा। हाँ, बड़ी खामोशी से गुजार दी। बस 1 साल कम ही हुआ है, कौन सी खुशी की बात है। 1 साल अच्छे से गुजरा भी तो है ना माशाल्लाह से। हाँ, उस क्लास से सेलिब्रेट नहीं, थोड़ा बहुत तो करता हूँ। हाँ। लेकिन अकेले में खुश हो। बताओ कि क्या विश किया इस साल के लिए, क्या सोचा है ये साल जो आपका एक एम हो गया? हाँ, एम ये है कि बस म्यूजिक को और बढ़ाना है, साथ स्टडीज को भी कंटिन्यू करना है और अपने आप को बेहतर इंसान और मजीद बनाना है। ओके, अच्छा जी। तो मुझे इसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट भी है। मुझे याद था तुम्हारी बर्थडे, इसलिए। ओह, मुझे भी याद है आपकी बर्थडे। शुक्र है हमारी आगे पीछे होती है। हाँ बिल्कुल। और क्या, लियोज सीजन जो है वो शुरू हो चुका है और मेरी फैमिली का सबसे महंगा तरीन ये सीजन है। लेकिन उससे पहले बताती चलूँ मैं आपको कि हमेशा की तरह से हमारे चैनल ने K2 TV ने हस्बे रवायत एक मॉर्निंग शो का आगाज़ फिर से कर दिया है। और जहाँ मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको बेतुकी बातें नज़र आती हैं, मैं यहाँ बड़े दावे से कह सकती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि आपसे कोई ऐसी बेतुकी बात ना करें, इन्फॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो। और जैसे कि हमारी रवायत चली आई है कि अपनी ज़ुबान से, अपने कल्चर से जुड़ी बातें हम आपसे करें, आपको याद दिलाते रहें कि हमारी पहचान हमारी सकाफ़त से है, हमारे मुल्क से है। और ख़ासतौर पर अगस्त का महीना कि जब हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, उस हवाले से बात की जाए। ये पूरा महीना सेलिब्रेशन का होगा। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला का दिया हुआ और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इस फ़िज़ा में, इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। कदर करें। और जो लोग ये मनफी किस्म की बातें करते हैं कि जो मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो बेशक जाएँ, ठीक है, चले जाएँ। मतलब पाकिस्तान को जो है ना मुस्बत रवैयों की ज़रूरत है, ऐसे मनफी बातें करने वालों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जहाँ कहीं भी चले जाएंगे याद रखिएगा कि आपकी पहचान आपके मुल्क से होगी। जितना मर्जी कमा लें, फिर जब मैंने अक्सर कहानी ऐसी देखी है जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं अपने वालिदैन को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के, वो हर खुशी और गमी के मौके पर उन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर पैसा धरा का धरा रह जाता है। चलो अगर पैसा कमा भी लिया, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे आपकी शनाख्त जो है पाकिस्तानी होने के नाते ही होगी। इसीलिए अपने सकाफ़त को, अपने मुल्क को, अपनी रिवायात को, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने को मजबूत रखें, भूलें नहीं, इस पर फ़ख्र करें। क्योंकि अगर हम अपनी चीज़ों को ओन नहीं करेंगे ना तो बाहर वाला भी नहीं करेगा। वो भी आपको जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि डिग्रेड करना, उसको डिमोटिवेट करना, ये किया जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने नाम को
और अपने परचम को अपने साथ लगा के रखें, अपने साथ, जैसे कि मैंने ये परचम सजाया हुआ है बड़े फ़ख्र के साथ, और यहाँ भी मौजूद है परचम, जो कि हमारे चैनल की रिवायत रही है कि हम अपने मुल्क का नाम हमेशा हमेशा अपने हर प्रोग्राम की जीनत रखते हैं, उनके साथ रखते हैं, बुलंद करने की कोशिश करते हैं। जो मेरा काम है वो है कि होस्टिंग करना, तो मैं अपनी बातों के ज़रिए लोगों को बताती हूँ कि हमारा मुल्क कितना अजीम है, और ठीक है मुश्किलात आती हैं, किस मुल्क में नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको डिसओन कर देंगे तो फिर कोई बाहर वाला भी आपको ओन नहीं करेगा, ये किसी खुशहाली में बिल्कुल भी ना रही है। तो हम बात कर रहे हैं मुल्क के हवाले से। 0514102357 हमारा नंबर है। और आज मैं एक हमारे बहुत ही प्यारे कॉलर मॉर्निंग शो में हुआ करते थे, हाजी साहब, मैं उनको बहुत मिस करी हूँ, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, रेगुलर कॉलर थे हमारे वो। तो अब जो कॉलर्स मॉर्निंग शो में आते थे, जो अब हमें देख रहे हैं, हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, एक ही लाइन में अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार आप कर सकते हैं। 0514102357 जो है वो हमारा नंबर है। और मुझे आज के लिए कुछ गाने सोचे में आपने? क्या बहुत से सोचे। मिली नगमा भी है कोई? मिली नगमा एक नहीं, एक नेशनल सॉन्ग है। ये अच्छा। मैंने बचपन में टैबलो में परफॉर्म किया था। अच्छा। और उस वक्त से मुझे याद है, मैंने कहा आज आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी भी ऐसे मतलब आपकी फैमिली में बच्चे वगैरह तो होंगे ना, टैबलोज होते हैं स्कूलों में, या वो स्पिरिट ख़त्म हो गई है? देखिए बहुत चेंजिंग आ गई है, अगर आप गौर करें तो मतलब जैसे सिलेबस आप देख लें, सिलेबस ही बहुत चेंज हो गया, तो बाकी तो वो ज़माना तो है बदल गया। हाँ। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो 2012-13 की है। उस वक्त मैं आर्ट काउंसिल में मैं जो परफॉर्म किया था उस टैबलो की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये वो सॉन्ग है। पहली परफॉर्मेंस कहाँ दी थी? पहली परफॉर्मेंस कहाँ दी हाँ। थी? बचपन में दी थी सबसे पहले तो आर्ट काउंसिल, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल, फिर इस्लामाबाद आर्ट काउंसिल, फिर पाकिस्तान चिल्ड्रन अकेडमी। बहुत परफॉर्मेंसेस दी। अच्छा, अब तो याद भी नहीं है। तो कोई डर था स्टेज का? नहीं, क्योंकि बचपन से मैं बहुत ज़्यादा, मुझे खुद शौक है स्टेज पे आने का। हाँ। तो वो डर कभी रहा ही नहीं है। सही। फिर उसके बाद जब प्रॉपर्ली सोशल मीडिया ज्वाइन किया, फिर तो जो थोड़ा सा भी था ना, हाँ। वो भी निकल गया। अच्छा, वीडियो तुमने जो इतनी प्यारी सी बनाई थी अंदरून पिंडी कहीं जाके, वो दोबारा नहीं बनानी कोई और नई वीडियो? कितना अर्सा हो गया? दोबारा बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा, फिर कॉम्पोजिशन, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना, फिर माइंड सेट रेडी करना, थोड़ा टाइम लगता है। और साथ पढ़ाई है ना, पढ़ाई ना हो तो फिर तो बंदा कर सकता है, क्योंकि पहले भी पेपर गुजरे थे, आप भी पेपर्स हैं, तो पेपर्स आ जाए फिर बंदा खराब हो जाता है। तो घर वाले कहते नहीं कि छोड़ो म्यूजिक को, पहले पढ़ाई? नहीं, वो कहते हैं शौक भी साथ होना चाहिए, और मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ कि आप एवरेज रहो लेकिन हर जगह रहो। ठीक है, हाँ। 70% हर जगह। लेकिन दूसरी बात है कि इतनी, जैसे आप जैसे यंग बच्चे जो हैं, इतनी नेगेटिविटी होती है इर्द गिर्द, ड्रग्स होते हैं, हर तरह का मनफी आपको रवैया नजर आएगा। आपने आपको बिजी कर लिया, आपने म्यूजिक कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बिजी कर लिया ना। तो कोई ना कोई हॉबी रखना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि आप खुद चूज़ कर लें, या तो अपने बच्चे को कहें कि वो अपनी सलाहियत खुद ही आगे रख के चूज़ कर ले, या तो आप उसको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स या किसी ऐसी चीज़ में डालें। क्योंकि मैंने जब ये चूज़ किया था, मुझे पता था कि यार अगर मैं म्यूज़िक नहीं करूँगा ना पार्ट टाइम, तो मेरा बड़ा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बंदे को कुछ ना कुछ तो टाइम पास चाहिए। तो म्यूजिक मुझे उन सब में से सबसे बेस्ट लगा था। जो लोग म्यूजिक नहीं करना चाहते, मैं उनको, ये मेरी पर्सनल जो है वो मेरी तरफ से जो है वो राय है कि कोई स्पोर्ट्स देख लें, स्पोर्ट्स नहीं तो कोई अपनी हॉबी बना लें, जैसे कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लें, नॉवल पढ़ लें, कुछ राइटिंग का कुछ काम कर लें। उससे ये होता है कि आपकी जो अंदर नेगेटिविटी है ना, वो सारी वो हॉबी या वो चीज़ ऑब्जर्व कर लेती है। बिल्कुल सही। और आप पॉजिटिव इंसान और मजीद बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। और बात हो रही पॉजिटिविटी की, तो हमारी जो है साथ अपनी टीम गई हुई है वर्ल्ड ओलंपिक्स के लिए, और देखिए उनका वहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है, जिन रिसोर्सेज के साथ हमारे खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके बावजूद शर्म आनी चाहिए उन तमाम नेगेटिव लोगों को जो हंसते हैं उनके ऊपर, जो कमेंट्स गंदे कर रहे हैं, जो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इन लोगों को अगर कहा जाए ना कि जी आप परफॉर्म करके दिखाएं, तो मेरे ख्याल से वो उनके मतलब क्या करो 1/4 भी नहीं कर सकते परफॉर्मेंस। घर बैठ के तनकीद करना ना बड़ा आसान है, और हमारे यहाँ खास तौर पे किसी मनफी प्रोपेगेंडा की वजह से इतना मनफी रुझान आ गया है, इतना नेगेटिव रुझान मुल्क के हवाले से आ गया है कि बहुत अफसोस होता है। तो जितनी भी अरशद नदीम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, सब आपको जानते हैं कि उन्होंने पहले भी लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो अभी भी उम्मीद है। और अगर आप देख टर्की के जो थे शूटर, जिनको लोग सेकेंड आए, सिल्वर मेडल उन्होंने लिया है, लेकिन पहले इतने से पहले वो फर्स्ट भी आए हैं, उसके बाद वो कंटिन्यूस रहना बड़ी बात होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ को आप कंटिन्यूसली चला रहे हो तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात। पहले कहते थे कि जो नंबर 2 पे आता है ना, ही इज़ द फर्स्ट लूज़र, लेकिन अब उन्होंने टर्किश इस प्लेयर ने आके, शूटर ने आके वो तमाम बातों को मनफी कर दिया है कि बाकी इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। जिस वक्त एक सेकंड में जो है ना कायनात जो है ना वो बिल्कुल आपकी फेवर में आ जाती है और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जितने भी खिलाड़ी हमारे वहाँ तक गए हुए हैं, बहुत से अभी तक जो है वो क्वालिफाई मतलब आगे किसी फाइनल फिनाले में नहीं जा सके, लेकिन स्टिल हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि कभी ना कभी हालात बेहतर हो जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म कर आएंगे, यहाँ तक पहुँचे। बड़ी बात है, आपने अपना परचम जो है वो लहराया है बैरून मुल्क जाके पूरी दुनिया के सामने, ये भी बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव रहना सीखिए, और जो लोग तनकीद करते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए अपने आप उनकी शूज़ में जाके सोचें, या नहीं शूज़ में जाके ना सोचें, ये गलत हो गया है उनकी जगह पे जाके सोचें कि अगर उनको ये करना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाए। हैं जी, क्या कह रहे सर जी? ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद कुछ मौसीकी की तरफ आएंगे। 051-410-2357। आप देख रहे हैं K2 सहर, मैं हूं रिदा इमरान। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। वो अमन वो चमन का नज़ारा, वो अमन वो चमन का नज़ारा। ए खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून था, आवाम को वतन से इश्क का जुनून था। चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून था, आवाम को वतन से इश्क का जुनून। अब यहाँ कत्ल है, अब वहाँ खून है, मेरी औलाद मेरे कश्मीर से महरूम है, महरूम है, महरूम है, महरूम है। मेरा कश्मीर सवारा क्यों, मेरा कश्मीर सवारा क्यों, जब इसको यूं उजड़ना था। मेरा कश्मीर सवारा क्यों, जब इसको यूं उजड़ना था। खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों चलाया, खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों चलाया। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की बात की जा रही है, वहाँ पे आज यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं किस तरह से मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढाए जा रहे हैं। एक अरसा हो चुका है और सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसी हवाले से आज हमने जो इस सेगमेंट में, इस पहला सेगमेंट है, उसके जो मेहमान हैं उनको बुलाया है। तो वैसे ये एंकर कश्मीर के हवाले से ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इनसे भी आपकी बात करेंगे। राशिद साहब यहाँ मौजूद है, लेकिन उससे पहले जिस टॉपिक पे बात करनी है, कश्मीर पे होने वाले जो मुजालिम हैं उसके हवाले से एक पैकेज बनाया गया है। पहले वो देखते हैं, फिर आपको मैं मिलाऊंगी आज के मेहमान से।
जी, इसी हवाले से डिस्कस करने के लिए, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए कि आज की तारीख क्या है, क्या हुआ था कि हम आज ये दिन जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, राशिद याकूब साहब मौजूद हैं जो कि बेसिकली टेलीविज़न एंकर हैं लेकिन कश्मीर पर गहरी नज़र रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से जी हैं? खैरियत, ठीक ठाक। मैं जानना चाहूँगी इसकी तारीख क्या है आज के दिन के हवाले से, और क्या हुआ था कि आज हम ये दिन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। देखें, वैसे तो कश्मीर की जो तारीख है वो सदियों पुरानी है, लेकिन 5 अगस्त 2019 का वो बदकिस्मत दिन है कि आप देखें कि कश्मीरियों की जो शनाख्त थी वो छीन ली गई और 35A और 370 का ख़ात्मा करके वो जुल्म किया गया कि कश्मीरियों की जो तारीख़ है, जो शनाख्त है, इस तरह छीना गया कि आप देखें कि वहाँ आबादकारी का सिलसिला शुरू हो गया और 30 लाख हिंदुओं को वहाँ बसाने की कोशिश अभी भी जारी है। 30 लाख तो आबाद हो गए, अभी और कोशिश जारी है। अच्छा, अब जो 370 है उसका मकसद उनका ये था कि जो रियासती हुकूमत है उसकी तजवीज़ के बाद बग़ैर जो हिंदुस्तान की हुकूमत थी कोई कानून साजी कश्मीर के हवाले से नहीं कर सकती थी। 370 उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, जो पार्लियामेंट है, जो कानून साजी वो कश्मीर के मतलब करेगी, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और जो 35A है, 35A ये है कि वहाँ जो बाहर से गैर रियासती बशिंदे आबाद होंगे, 35A उनको रोक रहा था, उसका खात्मा करके गैर रियासती लोगों को वहाँ आबाद करना, प्री प्लान्ड है सब कुछ। हाँ, ये गैर रियासती लोगों को आबाद करना और गैर रियासती लोगों को मुलाजमतें देना। अब मुलाजमतें भी वो नहीं लोग हासिल कर सकते थे, तो उन्होंने ये 35A का खात्मा करके वहाँ आबादकारी का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, वहाँ बाहर से लोगों को मुलाजमतें भी देना शुरू कर दी हैं। जब तेज़ी से हिंदू आबाद आना शुरू हो गए हैं तो वहाँ आबादी के तनासब को मुकम्मल बिगाड़ दिया गया है, तब्दील करने की कोशिश की जा रही है ताकि राय शुमारी की जब बात होगी तो जो कश्मीरी हैं वो अपना जो राय हक मांग रहे हैं वो ज़ाहिर है वो फिर हिंदुस्तान की तरफ वो फैसला चला जाएगा। लेकिन आप देखें कि एक तरफ वो वसाइल की बोरियाँ खोल रहा है, दूसरी तरफ उन पे जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, इतना जबर कर रहा है कि वहाँ आप देखें कि ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल उस वादी को उन्होंने जेल बना दिया है और आज तक आप देखें कि तमाम क़यादत वहाँ जेलों में है। जो नौजवान हैं वो बाहर निकलते हैं, उनको गोलियाँ मारी जाती हैं, उनको शहीद कर दिया जाता है। माँओं और बहनों के सामने अपने जो नौजवान हैं उनको आप देखेंगे घरों में अगर वहाँ से उठाते हैं, गायब कर देते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वापसी का माँओं को पता होता है कि कोई पता नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब जो ये जुल्म है ये बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे, टूरिज़म के नाम पे वहाँ जो इन्वेस्टमेंट करके तो कश्मीरियों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी कहते हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम जूते की नोक पे मारते हैं, हमें ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें सिर्फ जो हक है वो दिया जाए। अब सवाल ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है कश्मीरियों से उन्होंने एक वादा किया था कि हम आपको आपका जो हक है वो ले कर देंगे। वो करारदादें उधर ही पड़ी हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, खामोश है, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता। इंटरनेशनल मीडिया जब उसको रसाई नहीं मिल रही है, इंसानी हुकूक के जो बड़े अलमबरदार हैं आप देखें वो भी तमाशाई बने हुए हैं और ये जुल्म वो देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो कश्मीरी हैं उनकी नज़रें फिर भी पाकिस्तान पे हैं और आप देखें कि पाकिस्तान ही है दुनिया में एक पाकिस्तान है कश्मीरियों की जो आवाज़ बना हुआ है। बिल्कुल। और कोई मुल्क आवाज़ नहीं उठाता। मतलब हर तरफ देखें तो जहाँ भी आवाज़ उठती है तो पाकिस्तान की तरफ से उठती है और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो भी दुनिया के सामने है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर कोई और मुल्क इस किस्म की हरकतें करे, गैर इंसानी हरकतें करें तो कौमी मुत्तहिदा फ़ौरन ही सैंक्शंस लगाते हैं उसके ऊपर, लेकिन इंडिया के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ट्रेड भी चल रहा है। इसलिए कि हिंदुस्तान एक बड़ी मंडी है और शायद ये बड़ी मंडी ही जो है ना कश्मीरियों की वो आवाज़ को दबाने के लिए काफ़ी है दुनिया में। और बड़ी मंडी को दुनिया देख रही है, आलमी बरादरी देख रही है, बाकी लोग देख रहे हैं और इस तरीके से जो कश्मीरियों पे हिंदुस्तान की तरफ जुल्म है वो बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दुनिया खामोश है कि नहीं जी हिंदुस्तान नाराज़ हो जाएगा, हमने उसको जो है ना दबाव में डाला तो वो उसकी नाराज़गी शायद बढ़ जाएगी। लेकिन ये ऐसा जुल्म है कि कश्मीरी इससे अपनी जो उनका हक है ना उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि कश्मीरियों की अगर तारीख़ देखें 1831 की अगर हम बात करें तो 1831 में 7000 इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनाया गया था। फिर 1832 की अगर बात करें
तो मंग का एक मकाम है, वहाँ सब्ज़ अली मल्ली खान की जो है ना जिंदा वो उल्टा लटका के तो उनकी खालें उतारी गई थी कि आप आज़ादी का नाम ना लें। फिर वो बगावत बढ़ती गई और 1947 में आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है लोगों ने इसी तरीके से बगावत के उसमें आके तो आज़ाद करवाया था। अब जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान कर रहा है, कश्मीरियों की जो तारीख बताती है कि ये पीछे तो हटने वाले नहीं हैं, वो आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी आज़ादी हर सूरत में लेंगे। तो हिंदुस्तान का ये ख्वाब है कि वो इनको दबा लेगा, इनको जो है ना वसाइल मुहैया करके तो शायद जो ना ख़रीद लेगा। ना तो कश्मीरी उनकी गोलियों से डरते हैं, ना उनके वसाइल के लालच में आके बहकावे में आते हैं। वो एक ही बात करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो आप देखें कि अली गिलानी साहब का जो नारा था कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान है हमारा, आज भी लोग उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, लोग क्या सोशल मीडिया के ज़रिए हालात पैदा कर रहे हैं। उन्हें दुख होता है जब पाकिस्तान में जो इस तरह की सूरत हाल जारी है। आप देखें कि जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में पाकिस्तानी फ़ौज का नाम आता है, तो इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंदुस्तान की उस कैंपेन में शामिल हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात करने से हमें नुकसान क्या होता है। हमारी फ़ौज ही है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं, मैंने बहुत सारे ईद शोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके किए, तो वहाँ के लोगों की आप ज़िंदगियाँ देखें कि कितनी मुश्किल तरीन लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे इस पार के लोग भी बसते हैं कि आए रोज़ वहाँ जो ना तशद्दुद होते हैं, शेलिंग हो जाती है, फायरिंग हो जाती है, ना उनकी ईदें सही गुजरती हैं, ना उनकी खुशियाँ। और फिर उस पार उनके अपने रिश्तेदार होते हैं, तो वो जब देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार वहाँ जो को फोत हो गया है, किसी की खुशी है, गमी है, वो उसमें शरीक नहीं हो सकते, वो तड़पते हैं, वो रोते हैं। और जब भी उन पे कोई मुसीबत आती है तो हमारी फ़ौज उनको मदद करती है। जबकि उस तरफ जो फ़ौज है, आप देखें कि हिंदुस्तानी फ़ौज 9 लाख फ़ौज है और बढ़ती जा रही है, और मकबूजा कश्मीर के अवाम पे जुल्म बढ़ता जा रहा है फ़ौज की वजह से। एक तरफ जालम फ़ौज है और एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज है जो कश्मीरियों का हौसला बढ़ा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। राशिद याकूब साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम मजीद बातें करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं K2 सहर में। 05141022357 शो देखते रहिए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू K2 सहर, और हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। बहुत शुक्रिया, हमारे मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है राशिद साहब के जो हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत है वो खौफजदा है कि कश्मीरी चाहे निहत्ते ही क्यों ना हो, उनके अज़ाइम इतने बुलंद हैं, चाहे उनकी ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनके दिल में आज़ादी हासिल करने की एक लगन है, और इस खौफ की वजह से वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं। बिल्कुल वही खौफ है। आप देखें 19 जुलाई 1947 को अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो वहाँ के कश्मीरियों ने, श्रीनगर का मकाम था, आबी गुजरगाह थी, गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम का घर था, और वहाँ अगट होता है, लोग जमा होते हैं कश्मीरी। अच्छा। और वो करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर करते हैं कि पाकिस्तान बनेगा तो हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। आप देखें कि उसी चीज़ को लेके आज भी वो कश्मीरी चाह रहे हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का महवर और मरकज़ है। और उसी वजह से हिंदुस्तान खौफज़दा है। हिंदुस्तान जुल्म बढ़ाता है कि शायद ये आज़ाद होंगे, पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे, और वो इस खौफ की वजह से कश्मीरियों पे जुल्म करता जा रहा है, उनको कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, जेलों में डाल के। वो समझता है कि हम जो है ना इनके नज़रिए को, इनको पीछे हटा देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उन्होंने उस वादे को, उस ख्वाब को पूरा करना है जो उनके बुज़ुर्गों ने देखा था। और जिस तरीके से मैं अभी महाजरीन के जो मुजफ्फराबाद में कैंप थे उनका मैंने वहाँ विज़िट किया है, एक प्रोग्राम हमने किया है उन महाजरीन के साथ। आप यकीन जानिए कि उन बाज़ बुज़ुर्ग मुझे ऐसे मिले जिनकी उम्रें 90 साल 95 साल, और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि शायद कश्मीर आज़ाद हो जाए। वो बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग मिले हैं जिनके बच्चे जेलों में हैं उधर। वो कहते हैं कि जब 1990 में हम हिजरत करके आए, ऐसे हालात में आए कि हम बिल्कुल गैर महफूज हो चुके थे, हमारे घरों में छापे पड़ रहे थे और हमारी इज़्ज़तों को सरेआम लूटा जा रहा था। तो फिर हम इन हालात में मजबूर होकर अपने खेत, अपने मकान, अपना सारी जायदादें छोड़ के वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में हमारे बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया गया। आज भी वो कहते हैं कि पता नहीं है कि कौन सी जेल में है, किधर है, लेकिन इस उम्मीद पे हम खड़े हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि जी हम जो है ना, वो एक बुज़ुर्ग कह रहे थे कि मेरी जो बेगम है वो रोते रोते रोते
वो दुनिया से चली गई है। ना हमने कभी देखा कि ईद आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। हमारी कौन सी ईद हैं कि हमारे बच्चे उधर कैद हैं। आप देखें, एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझे मिले, वो कह रहे थे कि चौकी जो थी वो उसमें मैं तैनात था, और उस वक्त जब हमला हुआ वहाँ की फ़ौज का, तो उन्होंने जो है ना हमें भी मारना शुरू कर दिया कि जी आप जो है ना उनके साथ मिले हुए हैं, मुजाहिदीन आ रहे हैं फलां। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो तशद्दुद बढ़ा रहे थे। तो रात के अंधेरे में मैं अपने बच्चों को लेके तो इस तरफ आ गया। वो कहता है कि मेरा दिन रात तो गुजरता है लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है, कब आज़ाद होगा, कब हमें आज़ादी मिलेगी ताकि हम आराम से आर पार जा सकेंगे। ये ऐसे हालात हैं कि हिंदुस्तान का ख्वाब तो हो सकता है कि वो जुल्म करके, जबर करके उनको उनके नज़रिए से पीछे हटाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि जो अक़वाम आलम है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उसकी जो करारदादें हैं वो बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी हैं। वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अपने इदारे की जो साख है वो इतनी मुतासर हो रही है कि उस पर एतमाद कौन करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्या कोई हल नज़र आता है? हाल देखें तो नहीं है, लेकिन ये जो ख़तरनाक सूरत हाल है ना, ये अगर इसी तरह कायम रही तो ये खुदा न ख्वास्ता इस खित्ते की तबाही का बायस बन सकती है। चूँकि ये ऐसे हालात हैं कि दुनिया अगर इसी तरीके से तमाशा देखती रही तो ये दोनों एटमी कुव्वतें हैं, तो ये चिंगारी ऐसी है कि ये जो अभी आग भड़क रही है और ये चिंगारी चल रही है, इस तरीके से ये पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है, इस खित्ते को लपेट में ले सकती है। इस खित्ते में बसने वाले जो बाकी ममालिक हैं उनका भी किरदार बनता है, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको इस असासियत को समझना चाहिए कि ये वो कश्मीर का जो इशू है इसकी तारीख से सबक सीखना चाहिए कि ये लोग तो पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ें, इनको मजबूर करें। बेशक वो बड़ी मंडी है, लेकिन बड़ी मंडी का ये मतलब तो नहीं है कि आप जुल्म बढ़ाते जाएं, आप जो है ना जो आए वो करें। उनको आप रोकेंगे तो ये खित्ता तरक्की करेगा। हिंदुस्तान को भी चाहिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो उनको मजबूर भी कर रही हैं, जो कहती हैं, जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि आप इस तरह ना करें, इस खित्ते की तरक्की। आप देखें हिंदुस्तान में थोड़ी गुर्बत है, हिंदुस्तान के लोग फुटपाथों पे सोते हैं, हर तरफ देखें कि भूख जो है ना रक्स करती है। तो उनको भी ये सोचना चाहिए, उनकी हुकूमतों को सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी की जो हुकूमत है वो इंतहा पसंदी की तरफ वो हमेशा बढ़ती रही है। तो उनको इंतहा पसंदी ख़त्म करके उनको अकायद का देखना चाहिए, अकायद का मुवाजना करना चाहिए कि हमने इस खित्ते की तरक्की को कैसे करना है। तो जिस तरह यहाँ देखें आप पाकिस्तान में सी पैक है, इस सी पैक में अगर हिंदुस्तान शामिल हो, कश्मीर को आज़ाद करे तो जो कश्मीर है वो तो एक जन्नत है, उसको जन्नत बनाएं। आप जहन्नम बना के तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? में रह रहे हैं, इनका ख्याल है कि शायद इस आग से वो बच सकेंगे, कहीं ना कहीं पे ये जुल्म जो है लौट के उनकी तरफ आएगा ज़रूर, इसका असर होगा। आप देखें ना हिंदुस्तान के अंदर कितनी तहरीकें चल रही हैं। जी जी बिल्कुल, वो इसी वजह से ना वहाँ जो है ना इंसाफ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीकें, इलादगी की तहरीकें चल रही हैं, कश्मीर के अंदर ये हालात हैं, तो फिर हिंदुस्तान कैसे कायम रहेगा? हिंदुस्तान हम नहीं चाहते कि टुकड़े हो, लेकिन हिंदुस्तान अकायक से वो बिल्कुल तस्लीम करते हुए अकायक को तो वो आगे बढ़े, कश्मीरियों को उनका आके खुद इरादियत दे। सिर्फ उसको खौफ ये है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे। जी जी, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये मसला भी हल हो जाएगा, बहुत जल्द हमारे कश्मीरी बहन भाई एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकेंगी। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल भी आसान करे। राशिद आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जाते जाते कि अगर कश्मीरियों के जज्बात आप लोगों ने देखना है ना, तो आप वादी नीलम के इलाके केरन में चले जाएं, ठीक है, तो बिल्कुल करीब वो कश्मीरी जब आपको देख के हाथ हिलाते हैं, तड़पते हैं, तो उनकी तड़प से आपको अंदाज़ा होगा कि वो लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। थैंक यू। और अब हमने सुनना है मुईज़ से बहुत खूबसूरत सा एक मिली नगमा, ये कश्मीर के हवाले से। जी, ये एक सोलफुल वर्जन है। बिल्कुल ठीक है जी। तो जो बातें सर ने की हैं मैं उनसे रिलेट करके एक चीज़। ठीक है जी, और उसके बाद हमने ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मुईज़ जी। चाहे कफन का जोड़ा मुझको पहना दे तू, मेरे बच्चों को वो जन्नत कश्मीर दिखा दे तू, वो मेरा गुलिस्तान बन गया शमशान, यहाँ मौत की दहलीज पे खड़ा है हर इंसान,
खड़ा है हर इंसान। हो तमन्ना है, गुजारिश है, हो दर्दे दिल की ख्वाहिश है, डूबती कश्ती को दिला दे तू किनारा। वो अमन, वो चमन का नजारा। ए खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर, मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे बहुत सी उम्मीदों के साथ। वेलकम बैक टू K2 सहर। और ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें रखी हुई हैं हमारे सामने, बहुत सी नेल पॉलिश नज़र आ रही हैं और कुछ केमिकल्स भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है। तो मैं असल में इसलिए मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि जब कोई नया करियर आता है तो बड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। और सोने पे सुहागा ये कि लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। नॉर्मली पहले तो हमें कोई 400-500 की नेल पॉलिश ला के बस नेल्स लगा लिए, तैयार कर लिए, ये होता था। लेकिन अब नेल टेक्नीशियंस जो हैं वो आ चुके हैं। ये पूरा एक से डिपार्टमेंट होता है सैलून्स में। इसको चलाते कैसे हैं, नेल आर्ट है क्या, सिंपल नेल पॉलिश नहीं होती है, उसको पता नहीं फाइलिंग की जाती है, चीज़ें लगाई जाती हैं इनके ऊपर, अब बेडाजल किया जाता है, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो ये एक बाकायदा आर्ट है, एक आर्ट भी बल्कि साइंस है। इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है ना, बहुत बड़ी इस पर तहकीक होती है मजाक के अलावा, कि आपने कौन से किस फॉर्म ऑफ नेल्स को आपने इस्तेमाल करना है। तो मेरे साथ मौजूद है क्वालिफाइड नेल टेक्नीशियन हमना शाह, जो कि पहले तो जॉब्स करी थी लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इस्लामाबाद में नेल आर्ट को उतना फ़रोग नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ये आपको बताएंगी हमना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm perfectly fine. वेलकम टू K2 सहर। Thank you, thanks a lot. सुबह इतनी बास्केट और ये मशीनें क्या है ये? it's a new thing coming in market right now. ठीक है। हाँ जी। इसे हम कहते हैं नेल आर्ट। नेल आर्ट है, इसमें डिफरेंट तरह के नेल्स हैं। ठीक है। एक्सटेंशंस हैं, पोलीजेल हैं, एक्रेलिक्स हैं, और थोड़ा सा नेल इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए वी स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। अच्छा। और इसमें डिफरेंट आपको चीज़ें मिल जाती हैं, डिफरेंट नेल आर्ट्स मिल जाते हैं, यू नो एवरी टाइम इट लुक्स रेडी। सो ये चीज़ हम ज़्यादा प्रमोट करें। अच्छा, पूरा एक इसका डिपार्टमेंट होता है? या एग्जैक्टली। अब तो पूरी एक ये नेल टेक्नीशियन जो है बाहर के मुल्कों में तो अब ये ज़्यादा एक प्रॉपर डिग्री बन चुकी है। डिग्री बन चुकी है? एग्जैक्टली, इट्स अ प्रॉपर सर्टिफाइड डिग्री, जो कि अभी पाकिस्तान में वी आर लैकिंग इन दैट। बट अभी जो मेन मकसद हमारा या जो मेरा मोटिव था दैट वाज कि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और लैश एक्सटेंशंस हो गई, नेल एक्सटेंशंस हो गई या एक्रेलिक्स हो गए, सो उस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरफ यू वर वर्किंग समवेयर, कि नौकरी की जॉब भी करी? एग्जैक्टली, मेरा तो सारा पास्ट एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट कल्चर का ही रहा है। छोड़ के फिर इस तरफ एक नया काम शुरू करना? अपना काम अपना होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फेल्ट लाइक दिस कि व्हाई नॉट टू प्रमोट पाकिस्तान। शो योर नेल्स, अपने हाथ तो दिखाओ ना। ये भी आर्टिफिशियल नेल्स हैं? हाँ जी, ये मेरे आर्टिफिशियल हैं, ये एक्सटेंशंस हैं। और आप एक्सटेंशंस कर सकते हैं। टाइम टेन्योर आपका होता है सारा 15 डेज से लेके हमारे 2 मंथ्स 1 मंथ तक लास्ट करते हैं। ठीक है। एंड देन यू नीड अ रीफिल। और नॉर्मल नेल पेंट्स जो घरों में होते हैं ये उस तरह की नहीं होती है, जेल नेल पेंट्स हैं। दीज आर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, आप मल्टीपल कंट्री से इम्पोर्ट कर सकते हैं। हम एक और बड़ी चीज़ लैक कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान में हमें ये उसका जेल नेल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल नहीं रहे, और हमें बहुत बड़ा मसला है भाई, बहुत बड़ा मसला है। हम सोच रहे हैं, मुइज़ परेशान हो गया कि जेल नेल्स नहीं मिल रहे हमें। Exactly. क्या करेंगे हम? है मुइज़? मैं वाकई परेशान हो गया। एक तो बास्केट को देख के मैं हैरान हो गया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ नाखून के लिए खाली? हाँ, ये सिर्फ नाखून के लिए हैं। हाँ, सिर्फ नेल्स। और अभी तो मैं आधी चीजें लेके आई हूँ। अभी आधी लाई है। अच्छा, अभी आधी लाई हाँ। ये हाथ तक पहुँचते टेबल पर से। अच्छा,
अच्छा, ब्राइड्स के अलग नेल्स होते हैं और या एग्जैक्टली, दैट टोटली डिपेंड्स। कुछ लोग ज़रा फैंसी नेल्स पसंद करते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल ऑफिस गोइंग, जैसे कि आप मॉर्निंग शोज में आपने लेके जाने हैं, सो यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन कलर्स। लेकिन ये खुद तो नहीं लगा सकते ना? सॉरी, खुद तो नहीं लगा सकते ना? खुद लगाना बहुत मुश्किल है इसको, क्योंकि वो वाली फिनिशिंग आप कभी भी खुद दे ही नहीं सकते। कि हाँ, सर्टिफाइड नेल टेक्नीशियन हो वो तो फिर अपने लिए कर सकती है, क्योंकि हम आदत हो सीखा हुआ जाती है, है, सीखा होता है। अच्छा, इसमें कुछ वियर्ड किस्म की चीजें भी आती हैं। कुछ लोगों ने डायमंडीज, वो तो अच्छा लगता है। Exactly. कुछ ने बाल लगाए होते हैं, कुछ ने कुछ और लगाया होता है। अब वही वाली बात है कि जहाँ के लोग वहाँ का ट्रेंड, तो कुछ लोग ट्रेंडिंग में आने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत सी वियर्ड ऐसी चीजें लेके आते हैं, वो लाइक हो रही होती हैं, इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। रनिंग आइटम क्या है नेल आर्ट के अंदर? क्या मेरी सबसे ज्यादा जो चीज अभी रनिंग है, दैट इज नेल एक्सटेंशंस विद जेल नेल आर्ट। दैट इज द बेसिक नीड, जो कि बहुत अफोर्डेबल भी है इन प्राइस, बिकॉज मेरी टारगेट मार्केट दैट इज यंग गर्ल्स एंड द वर्किंग वुमेन्स। और ज्यादातर वही लोग अफोर्ड भी करते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ्स इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं इस चीज को, जो कि करना चाहिए। अब हमें लगता है क्योंकि अफोर्डेबल जितनी हम इस चीज को बनाएंगे, जितना हम लोकलाइज करेंगे लोगों के साथ इस चीज को, उतना ज्यादा सारे अप्रिशिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि इसकी मेंटेनेंस भी होती है नेल आर्ट? मेंटेनेंस होती है डेफिनेटली। अगर आप इफ यू गो फॉर एक्रेलिक्स एंड पॉलीजेल, उसके साथ आपको रीफिल कराना पड़ता है। रीफिल ये होता है कि 15 डेज या 30 डेज बाद आपको होता है, तो दैट इज नॉट बिट कॉस्टली। तो जिनको बिला वजह नाखून खाने की आदत है ना, खास तौर पे मेरे नहीं बढ़ा सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ये जो जर्नी थी स्टार्ट इस तरह हुई, बिकॉज आई वाज द गर्ल, आई वाज वेरी यंग, और मैं नेल बाइट करती थी। सो माय मम यूज्ड टू के नहीं, हम ना फेक, और मैं सबसे छुपाने के लिए फेक नेल्स लगा लिया करती थी। अच्छा। और वहां से मुझे ये चीज डेवलप होना स्टार्ट होगी कि ठीक है, अच्छा अब तो ये अच्छे लग रहे हैं, हाथ तो अच्छे लगेंगे, आई एम गेटिंग रेडी एंड स्टफ। अच्छा, आपको पता है आपके जो हाथ हैं वो आपकी शख्सियत के आईनादार होते हैं। Exactly, हाथ। और आप जितने अच्छे मर्जी कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हाथ गंदे हैं, नाखून सही तरह से क्लिप नहीं किए, चाहे आप बढ़ा रहे हैं या क्लिप कर रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्ली फाइल किए हुए हों, साफ क्यूटिकल्स कटे हुए हों, अदरवाइज आपका पूरा इमेज, खासतौर पर अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करें, तो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आज आप क्या हमें करके दिखाएंगी जी? आज मैं आपको एक एक्सटेंशन करके दिखाऊंगी ऑन योर वन नेल विद फ्रेंच जेल नेल आर्ट। ठीक है, फ्रेंच टिप्स के साथ। तो मैं फिर आपके पास इधर आ जाऊँ? श्योर, आप यहाँ। पहले कॉल है, पहले कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, वेलकम टू K2 सहर। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं महमूद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्यों, खास बात करनी है, कोई सवाल पूछना है? तो मैंने आपको कहना है कि आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। है? और आपने कब आना है मेरे शो में? मैंने, आप बुलाएं तो हम लोग आ जाएंगे। मैं आपको बुला रही हूँ। कोई शौक है? म्यूजिक का शौक है, पेंटिंग का शौक है, बातें करने का शौक है? सिंगिंग का। सिंगिंग का शौक है? शौक क्या है? फिर तो कोई गाना होना चाहिए पहले, है ना? है ना? और मेरी बहन की बर्थडे भी है, आप प्लीज उसे विश कर दें। बहन का नाम? मारिया गोल। मारिया गुल की बर्थडे बिल्कुल करेंगे, म्यूजिक के साथ उनको बर्थडे विश करेंगे। अच्छा, मुईज कह रहे हैं कि गाना कुछ सुनाना पड़ेगा आपको, फिर बर्थडे विश होगा। हेलो, वो डर के मारी चली गई। अच्छा, इधर ही हो? इधर ही है, गाना तो कोई गाना तो सुनाओ ना अच्छा सा। कहाँ चली गई हो लड़की? चले जी, मारिया गुल की है जी शामिल। शामिल 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 हो जाए इस मौके। शामिल हो जाएं, आ जाओ वापस सुबह सुबह। हैप्पी बर्थडे हो जाए मोइस, है ना? हाँ, हो जाए। चले जी, मारिया के लिए जबरदस्त सा। अच्छा, ये मैं उनको डेडिकेट कर देता हूँ। हाँ। लेकिन ये माइंड नहीं करना आपने, है मजे का। क्या हाल है, क्या सुनाने लगे हो? देखिए, मारिया गुल के लिए ना। हाँ। आप माइंड नहीं कीजिएगा, ये बस मजे के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाय हाय हाय। you are born in the zoo with the monkeys and donkeys and the animals like you. हैप्पी बर्थडे सिर्फ मजे के लिए। मारिया, हैप्पी बर्थडे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम ना आपको करके दिखाएंगी नेल आर्ट। जी जनाब, वेलकम बैक। इतनी खुशी महसूस हो रही ना, मेरे नेल आर्ट होगा मेरे ऊपर। और इस खुशियों को खीर के साथ दुबाला करेंगी आपकी जानी पहचानी हमारी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं
मरियम, डॉक्टर मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत जान से हैं? आप मुझे याद करी थी। बस मैं आपको मिस कर रही थी और फिर आपको भी पता चल गया कि मैं आपको मिस कर रही हूँ हाँ। और फिर आपने मुझे बुला लिया। बस दिल को दिल से राह होती है और कुछ लोगों से अगर गपशप ना लगे ना तो एक कमी सी महसूस हो रही होती हो रही है ना। होती। काफी टाइम हो गया था, चले अच्छा हो गया, इसी बहाने थोड़ा मुलाकात सा हो गई। मुलाकात भी हो गई और थोड़ा हेल्थ के हवाले से भी बातचीत हो बिल्कुल, जाएगी। माशाल्लाह आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, सेम टू यू। थैंक यू सो मच। लेकिन डॉक्टर्स का प्यारा लगना बहुत जरूरी होता है। हाँ एग्जैक्टली, डर नहीं लगता उनसे। और स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स का प्यारा लगना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। क्योंकि जब उनके पास पेशेंट्स आते हैं, फीमेल पेशेंट्स आते हैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास, तो हाँ। उनको एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है, फ्रेश वाइब्स मिलती हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आप डॉक्टर उनकी सप्रेस डिप्रेस सी बैठी होगी तो वो मजीद उनका बीमारियां बढ़ जाएंगी। हाँ। मजीद बीमारियां अच्छा, अक्सर खवातीन के बारे में कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा होते हैं इंस्टेड के फिजिकल इश्यूज हो, बीमारियां हो, दिमाग की तरह सवार कर लेती हैं। क्या ये सच है? हाँ ऐसा है बिल्कुल, और हकीकत है। उसका रीज़न ये होता है कि बेसिकली एक तो खवातीन जो होती हैं मल्टीटास्किंग ज़्यादा होती हैं, घर के बर्डन्स होते हैं, स्पेशली अगर वर्किंग होती हैं तो आपको पता है कि फिर उन्होंने जॉब्स भी मैनेज करनी होती हैं, घर बच्चे सारा कुछ मैनेज करना होता है। और अगर सिर्फ हाउसवाइफ होती हैं तो भी उन पे बर्डन इस लिहाज से होता है कि चूँकि वो बाहर सोसाइटी में इतना ज़्यादा मूव नहीं करती, मेल थोड़ा बाहर जाते हैं जॉब्स में इधर उधर, तो उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो फिर वो जब घर में रहते हैं और वही सेम एक माहौल रहता है तो उसमें वो फिर मल्टीप्लाई होती रहती हैं चीज़ें उनकी। तो इसलिए भी काफ़ी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, माहौल पे, एक्सपोजर पे, एजुकेशन पे, ये सारी चीज़ें मिलके, फैमिली हिस्ट्री पे। बाज़ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, हाँ, वो उनके जीन्स में रन करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। बिल्कुल सही। काउंसलिंग नहीं होती। अच्छा, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करती दीजिए। हम नेल आर्ट की तरफ जरा आते हैं, फिर ये काबू नहीं आएगी मेरे ये हमना जो है ना। अच्छा सही, हाँ जी, आप टाइम बिल्कुल। निकाल लेती है अपने लिए, हमना आप कार्रवाई डालिए। हाँ टाइम निकालना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। रिदा ठीक है। आप भी वर्किंग है, देखें आपको पता है कि सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही। अगर आपको शौक है तो आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, सारी चीज़ें। बिल्कुल सही। और ख़वातीन को आप स्पेशली देखें तो वो बड़ा, मतलब अब तो सोशल मीडिया ने उनको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि वो घर बैठे भी बहुत कुछ कर रही हैं। ठीक ठीक ठीक। आप देखें कितने बिजनेस रन कर रही हैं, ठीक। उसके अलावा बच्चों को, मतलब हर चीज़, हर नॉलेज आपको सोशल मीडिया और दे मेरा देता है। ये वीकेंड तो इतना बिजी गुजरा है ना, दावतें खाने के मतलब पता नहीं चला। और इसलिए मैंने कहा कि नेल आर्ट करवा देती हूँ ताकि अंदर मुझे कोई किचन काम ही ना कहीं करने के लेकिन लिए। आप इतनी ब्लेस्ड है कि आपका वेट गेन नहीं होता। हाँ, इतनी दावतें और yes। खानों के बाद भी आपका वेट गेन नहीं होता। बस इस लिहाज से माशाल्लाह आप बहुत ब्लेस्ड हैं। वरना कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी गेन करते हैं, वेट गेन कर लेते हैं दावतें खाने के बाद। ठीक है। बल्कि अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं जी, इन्होंने पहले मेरे नेल को फाइल किया है और उसके बाद ही क्या लगा दिया इसके ऊपर? ये अब हमने लगाई है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लगा दी है। सिंपल ट्रांसपेरेंट एक्सटेंशन लगाई है, लेकिन ठीक है। उससे पहले काफ़ी बफिंग वगैरह होती है। ये देखिए जी, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो अरे हाथों की शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। बदल जाती है ना? Nails हाँ, के फौरन बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बल्कि जब मेरा इंट्रोडक्शन इनसे हुआ तो मैंने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है nail नहीं art। है बिल्कुल, और जो Nail है art। वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना। Expensive भी हैं, वो बड़ी हर बंदा reasonable अफोर्ड है नहीं ये। कर सकता वो। भीतर स्टिकर वाले लगा ले नेल्स पर, ये अफोर्ड होते हैं। मरीम, आप किस टाइम निकालती हो अपने लिए? माशाल्लाह जब भी देखा वेल ड्रेस आपको देखा है। हाँ जी, बस टाइम निकालना पड़ता है जॉब के बीच में। मैंने आपको कहा ना, बहुत ठीक सारी है। चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले आपको स्पेशली जाना पड़ता था मार्केट या बाजार अपनी चीज़ें तलाश करने के ठीक, लिए। थोड़े से कम कर लें और। अब ये कि ऑनलाइन शॉपिंग ने भी चीज़ें ना बहुत आसान कर दी हैं। आपको अपने डोर स्टेप पे हर चीज़ इजीली अगर सही चीज आए घर पे तो हाँ, ये बस- बड़े स्कैम्स होते हैं। हाँ वो भी है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है और थोड़ा रिव्यू देख लें आप, नीचे कमेंट्स देख लें, पेज को अच्छी तरह चेक कर लें तो उससे ठीक। फिर आपको आइडिया। और स्पेशली जो ब्रांड्स वाले पेजेस होते हैं उनमें तो नहीं होता ना कुछ भी, हाँ, हाँ, कोई हाँ, स्कैम नहीं बिल्कुल होता। तो उनसे तो आप डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। तो इस तरह टाइम की ना काफ़ी बचत हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर आप इस तरह मैंने करते गलती की मूवीज के नेल्स लगवा देते हैं, है ना? मैं जेंट्स का तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा, देखना। मैं ये क्यों पीछे रहेंगे हमसे, मुझे ये बताएं। नाखून भी लगवाएंगे। अब हम इस पे बेस कोट लगाएंगे। ठीक है जी, इन्होंने ये एक्सटेंशन लगाई और इसके ऊपर अपनी मर्जी से इसको फाइल करना अपने अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड शेप, एंड देन उसके बाद हम इस पे बेस कोट लगाएंगे। बेस कोट की तरफ आ गए। एक उंगली अच्छी लगी, बाकी सारे मुझे कुछ कंफ्यूज सा हाथ लग रहा है इस वक्त। अब ठीक है। आपको डिफरेंस पता चलेगा। हाँ हाँ, ये ट्रांसपेरेंट है जी कोट, इसके ऊपर आप जिस चीज़ पे भी तवज्जो और वक्त दें वो निखर जाता है।
सही बात है, चाहे वो इंसान हो, रिश्ते रिलेशन हो, हाँ देखो घर हो, क्या कोई- कलमंदाना बातें हो रही है हमारी। कोई भी चीज हो, आप टाइम और उसको चाहे वो नाखून हो। नाखून हो, अब एग्जैक्टली हम 30 सेकंड्स के लिए सोक करेंगे बेस कोट को। ये है जी, इसको गोद में रख लूं मैं कि नजर आता रहे जी साथ जी जी, साथ? श्योर श्योर। ये है जी, व्हाट डू यू कॉल दिस? इससे हम यूवी लाइट या एलईडी लाइट भी कहते हैं। ठीक है। और जो जेल नेल पेंट्स होती हैं उससे फिसी से हम जो है ना सुखा तो सकते हैं। इसको स्ट्रॉन्गर क्या बोलेंगे, इसको मजबूत करने के लिए? इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस कोट लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी नेल के लिए, ताकि बहुत फिनिशिंग वाली लुक आए, बहुत फाइन लुक आए। जो आप सेलिब्रिटीज की अक्सर देख रहे होते हैं, उसमें बहुत फाइन सी जो एक फिनिशिंग आ रही होती है, हाँ। वो इसी चीज़ की वजह से। अच्छा, हमेशा टिप टॉप रहना बड़ा मुश्किल लगता है। दो लड़कियां बताएं मुझे। मुश्किल नहीं है? मुझे तुम भी बोल सकते हो, हंसने वाली क्या बात क्या है? बताएं, मैं मुझ के मुझे तुम भी बोल सकते इसके अलावा शौक पे भी डिपेंड करता है ना रिदा। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप किसी ना किसी तरह अपने आप को मेंटेन रख लेते हो। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली फिर डिपेंड वही करता है ना आपकी नेचर ऑफ जॉब कैसी है। ठीक है। और जिसमें आप, अब जैसे मैं बहुत ज्यादा लंबे नेल्स नहीं अफोर्ड कर सकती, हाँ। इसलिए कि अगर मैंने सर्जरी करनी है, ग्लव्स पहने हैं, तो वो तो फट जाएंगे। या मैंने पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी है तो मैं नेल्स नहीं रख सकती। Exactly। हाँ, मैं नहीं लगा सकती। और आर्टिफिशियल भी नहीं लगा सकते? आर्टिफिशियल भी नहीं कि रास्ते में रह ही ना जाए अपने nail। नेचुरल नेल्स भी मुझे कट करने पड़ते हैं ना। अच्छा, और अच्छा, स्पेशली जैसे अगर जिनके बेबी बहुत छोटे हैं और वो बेबी को वॉश करती हैं, पैम्पर्स पहनाती हैं, तो उनके लिए भी फिर ये कि उनको अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। क्योंकि उन्होंने बेबी के पैम्पर्स वगैरह और सारी चीज़ों को चूँकि उन्होंने डील करना होता है ना, हाँ। तो फिर नेल्स जो हैं अगर बहुत ज़्यादा लंबे हों और आप उनको प्रॉपर साफ ना रखें तो वो फिर आपकी बहुत सारी जो है वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम ना कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? आपका सैलून है आपका? हाँ जी, हमारा इस्लामाबाद 11-2 में बेस्ड है। ठीक है। और वहाँ सिर्फ पे नेल हम- आर्ट है उसमें? नहीं, इसमें मल्टीपल चीज़ें, इसमें लैश एक्सटेंशंस हैं, वी डू हैव मेकअप, देन अरोमा फेशियल्स हैं। ठीक हो गया। और लाइक मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब नॉर्मली मार्केट में हमें अवेलेबल नहीं है सैलून्स पे। ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो हमारी चीज़ स्पेशलिटी है, यू कैन से दैट इज़ नेल्स। नेल आर्ट ठीक हो गया। अच्छा, बाहर तो बड़े नेल स्पास होते हैं, नेल बार्स होते हैं। और उनका सारा फोकस ही हेयर और नेल्स पे होता बिल्कुल है। सही। वो मेकअप पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि उनकी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी और फेयर कलर्स होते हैं, वो बड़ी लाइट लिपस्टिक अच्छा, यूज फेयर करते कलर हैं। अच्छा लगता है आपको? मुझे तो हमारा अपना विटिश रंग बड़ा प्यारा लगता है। नहीं, एक्चुअली हमें बेस वगैरह की सही, बहुत आप ज्यादा सिखाएंगे जरूरत इस पे होती है ना। ठीक है। हम गोरा होने के बहुत ज्यादा उसमें बहुत सारी चीजों में हम बेस अप्लाई करते हैं। ठीक। वो लोग लाइट सी लिपस्टिक लगाते हैं और आप उनको नोटिस करें क्योंकि Exactly। वो हेयर बिल्कुल Hair अपने पे। कलरफुल रखते हैं, हाँ, ग्रीन, रेड और डिफरेंट अपने उन पे थोड़े से हेयर भी होते हैं तो उन पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल और सही। स्पेशली आप उनके नेल्स देखें, सही, और हाँ। बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे। मैं तो इनके रेट सुन के माशाल्लाह मैंने यही कहा कि आपने तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव चलिए मिलके चले फिर सैलून पे इसके, है ना? बिल्कुल, मेरा तो है इरादा। कोई ओकेजन आए तो अच्छा, फिर ये अब से क्या हो करना। रही है? अभी हमने फर्स्ट कोट किया है विद द पिंक बेस, ठीक है। हम फ्रेंच टिप कर रहे हैं आज के ठीक लिए। है, ठीक है। और अभी हम इस पे सेकंड कोट ये हाँ, ये मेरा लग रहा है, ये मुइज़ का हाथ लग रहा है यहाँ से। अभी सेकंड कोट होगा तो काफी चेंज हो जाएगा। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा मरियम, क्या आपको लगता है कि ख़वातीन में अवेयरनेस आ गई है अपनी सेहत के हवाले से, ख़ासतौर पे जो माएँ हैं कि अभी भी उनको ज़रूरत है समझाने की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिता। जितना मैं डेली बेसिस पे पेशेंट्स को डील करती हूँ ना जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है। और मेरे ख्याल में हेल्थ ही वो चीज़ है जिसमें सबसे कम अवेयरनेस है। जितनी लोगों को बाकी दूसरी सोशल मीडिया से एंटरटेनमेंट की अवेयरनेस आ गई है ना, उसके कंपैरेटिवली हेल्थ की उतनी नहीं है। सही, और बिल्कुल सही। इवन मैंने बहुत एजुकेटेड लोगों को भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम में और चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल भूल जाते हैं, फोकस ही नहीं करते अपनी चीज़ों पे। और फिर हमारे साथ प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब कोई चीज़ डायग्नोज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही, फिर डायग्नोज होने के बाद फिर उस पर इतनी एफर्ट पुट करते हैं कि सारी चीज़ें भूल के फिर उसी पे लग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आप तो जो आप सेविंग कर रहे होते हैं ना पैसे बचाने के चक्कर में, वो डबल लग जाता है। और आपको पता है हेल्थ मतलब कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं और सारी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह। और पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो मेडिसिन की रेंज भी पूरी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है ऐसा जो नहीं होता है available। कि नेक्स्ट टाइम हम लेने के लिए जाएं, एक दफ़ा तो मिल गई, दोबारा जाएंगे तो वो मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है, ऐसा जी, होता बड़ा- है। और बहुत सारी मेडिसिन है जो नहीं अवेलेबल होती है यहाँ पे। सही। तो अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है स्पेशली, तो आप फिर उसके लिए आपको बहुत एक्सपेंस रिक्वायर्ड होता है। तो बेहतर है कि आप शुरू से अपनी हेल्थ का ख्याल करें। और फीमेल्स को तो मैं स्पेशली ये बात कहती हूँ कि क्योंकि उनमें मीनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बोन्स का, कैल्शियम की डेफिशिएंसी
उनमें एज कम्पेयर टू मेल्स एज के साथ साथ बहुत इंक्रीज होती चली जाती है ना। ठीक ठीक। तो उनको तो चाहिए कि वो शुरू से कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्लस मिल्क और कैल्शियम से बनी हुई चीज़ें जितनी भी है ना, उनका इंटेक शुरू से बहुत ज़्यादा रखें, ठीक हो गया, ताकि बाद में उनको ये मसाइल जो है वो फेस ना करने पड़े। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये इसके ऊपर क्या हो रहा है जी? अभी हम ये फ्रेंच टिप करने लगे हैं। ज़बरदस्त। देखो एक नाखून पे कितनी मेहनत हो रही है, और वही बात है, जिस चीज़ पे हम फोकस करें, ख्याल रखना शुरू करें तो वाकई निखर जाती है। लीजिए हमारे पास 10 से 12 मिनट रह गए हमारे पास, मुझे ने गाना भी सुनाना है। अच्छा ठीक है। और मैं आपको दोबारा ज़हमत दूंगी हाँ, कि आप दोबारा आए। बहुत सी चीज़ों पे हमने बात करनी थी जो रहेगी, हम इंशाल्लाह दोबारा इस पर डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हैं। और बिल्कुल स्पेशली फीमेल्स को मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं स्पेशली ना, मैं ट्रीटमेंट से ज़्यादा अपने पेशेंट्स पे रहता उनकी काउंसलिंग पे बहुत फोकस करती हूँ। सॉरी मैं नाखूनों के चक्कर में पड़ी थी। क्या करी थी आप? मैं आपको ये बता रही थी कि मैं पेशेंट पे मेडिसिन से ज्यादा उसकी काउंसलिंग पे फोकस बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। काउंसलिंग के बाद जो है ना, वो मेडिसिन की इतनी फिर शायद जरूरत नहीं होती जितनी अच्छा। उनको काउंसलिंग की जरूरत होती अच्छा, है। अच्छा, सही, सही, आप सही। अगर उन्हें मोटिवेट करें, मिसाल के तौर पे अगर किसी का बहुत ज्यादा ओबेसिटी है और आप उन्हें मोटिवेट करें, मेडिसिन दें कि आपने ये यूज करनी है, और साथ उनकी काउंसलिंग करें कि आपने खाना खाने के फौरन बाद जो है वो आधा घंटा वॉक करनी है, ताकि कंज्यूम हो जो भी आपने डाइट ली उनको है, मोटिवेट करें, उनको मोटिवेट करें। बिल्कुल तो फिर हर मसले का हल मोटिवेशन के बाद निकल आता है। और एज अ बिल्कुल सही। डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप अपने पेशेंट को गाइड करें। सही सही, बिल्कुल सही है जी। और दूसरा ये कि पेशेंट अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एंटीनेटल विजिट्स के लिए आते हैं, 9 मंथ में आते हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको जो है प्रिपेयर करूं फॉर डिलीवरी और उसके बाद पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी पूरा प्रोसेस है जी। उसके बाद पोस्ट बेबी भी बड़े इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, और इस पे कोई बात ही नहीं करता जो उसके बाद एंजाइटी होती है। पैदा हो गया बच्चा बस ठीक है, लोग ये सब बात करते हैं ना कि इस पे बात करने की क्या जरूरत है। और जो डिप्रेशन होता है, जो हार्मोनल। अच्छा, डू यू थिंक कि जो फैमिली प्लान की जाती है उसमें खवातीन से उनकी राय पूछनी चाहिए कि आर यू रेडी फॉर द सेकंड चाइल्ड? पूछना चाहिए कि आप तैयार हैं एक जिंदगी को दुनिया में लेकर आना? एग्जैक्टली। तो उसके लिए पूरी आपको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तैयार होना बहुत जरूरी होता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं वो तब आते हैं जब आपका शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल हो गया। नेल भी हमारा हो गया तकरीबन, ये हो चुका है, हो गया। टाइम कम था। और कौन सा कैमरा? और बहुत खूबसूरत लग रहा है हम ना, वेरी गुड, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अभी तो काफी नीटनेस से होता है, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन हैव दिस। वेरी नाइस। सोच रही हूँ मैं कि इन 3 उंगलियों का क्या कसूर था। बट थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी प्रिटी। पूरे हाथ की लुक जो है वो चेंज हो गई है। एग्जैक्टली। आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। हमना का बहुत शुक्रिया। Thank you. हमना, यू Thank you डिड so अ much. ब्यूटीफुल जॉब इतने कम टाइम में, इतने कम टाइम। अरे जा रही बाबा, जा रही हूँ। सीट पे है। मेरा दिल कहता है कि मैं बैठे बाकी 3 उंगलियां भी करा लेती मैं, लेकिन नहीं। और मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so लेकिन much. वक्त कम था आज हमारा पहला शो है, बहुत सी चीज़ें हम डिज़ाइन करें, मैं आपको दोबारा ज़हमत दूंगी, आप दोबारा आइएगा। Definitely. जो भी नई चीज़, जो भी नया ट्रेंड आए ना, आपने यहाँ पे आके बताना है। जरूर, ठीक है। और आपसे अगर मिलना हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू आपसे रब्ता हो सकता है। इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर सकते नाम? हैं। हमना शाह स्टूडियो के नाम से मेरा ऑफिशियल पेज है। ठीक है। और ऑन फेसबुक, टिकटॉक और सैयदा हमना शाह के नाम से भी जगह पाई जाती हैं। जगह डिफरेंट सोशल मीडिया। विश यू ऑल द लक, विश यू ऑल द Thank you, बेस्ट। thanks इस तरह a से lot. आप काम करती रहें, खूबसूरतियाँ जो है वो बढ़ाती रहें। मरियम, आपके आने में बहुत शुक्रिया। तशनगी रह गई है, दोबारा जरूर बुलाऊंगी। जब भी आप याद करेंगे ना, मैं जिन की तरह से पहुंच जाती हूँ। सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जरूर जब अभी कहीं जा नहीं रहे हैं, अभी हमने गाना भी सुनना सुने, है, बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता। और मरियम खीर बना के लेकर आई है। हाँ जी, खुद आज- बनाइए? हाँ जी, सबके लिए आज, स्टूडियो के लिए, सबके लिए आज कुकिंग कर लेती हैं? लास्ट टाइम एक्चुअली ये हुआ था कि जब हम आए थे तो बहुत अच्छी कढ़ाई बनी थी। हाँ। याद है आपको? हाँ। और हम सब ने मिलकर बड़ा एंजॉय किया था। बड़ी प्यारी मेमोरीज है केटू से। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी। बल्कि हमने जो अभी न्यू ईयर का शो किया था, देश पर, बहुत मजा आया था। बहुत मजा तो आया था। उसके बाद से मैं मिस कर रही थी, मुझे लग रहा था कि हम इकट्ठे फिर से सब मिलके कुछ खाएं ना। हाँ। तो मैंने कहा चलो कैरी करना भी आसान होगा और मीठा भी हो जाएगा। तो आप खाने वगैरह के लिए टाइम निकाल लेते हैं? हाँ, एग्जैक्टली, शौक है हम मुझे। ना, आप भी टाइम घर के लिए निकालती है? अम्मा से पूछूं मैं? अम्मा से पूछ लें और निकालना पड़ जाता है। गर्ल्स होती है वो वैसे भी करना पड़ता है। कर लेती हैं। हाँ, कर बिल्कुल लेते कर हैं, लेती सब कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको घर की खुद मैनेज। अच्छा, आप प्रैक्टिस कहाँ पे कर रही हैं? मेरी प्रैक्टिस है हॉस्पिटल है पाक अमेरिकन में, ऑन कॉल होती हूँ, और मेरी अपनी प्राइवेट मेरे क्लिनिक है ठीक, उस ठीक। वहाँ पे इस्लामाबाद में। ठीक है, मेरी ठीक। मेडिकल सेंटर के नाम से है।
ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस करें। अच्छा, मैं चाहूँगी मरीम कोई ऐसा मैसेज आप दें जो आपको लगता है कि लैक करता है ख़वातीन की सेहत के हवाले से, गायनिक सेहत के हवाले से भी, जो देख रही हैं, उन क्या कहना चाहेंगी आप? बेसिकली गायनी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको कहा कि कैल्शियम, एक तो चीज़ ये, अपनी डाइट प्रॉपर लें, और स्पेशली अगर प्रेगनेंसी है तो मैं सबको ये ज़रूर कहूँगी, 1-2 मिथ्स हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड ना करवाएं, बहुत सारे लोग नहीं करवाते। इनिशियली अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी की लोकेशन का पता चलता है कि कहीं यूट्रस के आउटसाइड कहीं लोकेटेड तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके एंटीनेटल विजिट में ही डायग्नोज हो जाते हैं, और फिर एक हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर जो है वहाँ तक जाने में आपको हेल्प मिलती है। पहली बात यह कि एंटीनेटल विजिट ज़रूर करें। जैसे जैसे आपको डॉक्टर कहता है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी और बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें। बिल्कुल सही, ठीक है। और जो आपको डॉक्टर कहता है, और स्पेशली आप ये हरगिज़ मत सोचें कि सिर्फ डाइट से ही आप उस चीज़ को बच्चे की सेहत को पूरा आप अचीव कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक कंप्लीट बच्चा बनना होता है, उसने अपनी माँ से कैल्शियम भी लेना है, उसने आपके ब्लड से ही अपना ब्लड और मसल्स सारे बिल्ड करने होते हैं। तो काइंडली जो कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स हैं ना, वो ज़रूर थ्रू आउट एंटीनेटल अपनी ड्यूरेशन में लेते रहें। ज़रूर लें। और डिलीवरी के बाद भी, चूँकि ब्लड लॉस बहुत होता है और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, तो मेरा प्लीज़ उनको ये एक मैसेज है कि 3 मंथ्स तक अपना कैल्शियम और आयरन ज़रूर कंटिन्यू, एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स, मिनिमम। ये WHO का क्राइटेरिया है ठीक है कि आपने उसमें करना, और स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे वैसे ही फीमेल एनेमिक बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया मरियम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जब भी आती हैं बड़ी पॉजिटिव बातें आप करती हैं। हम ना K2 की दुनिया में, हुनर की दुनिया में आप आई, हुनर को आप साथ लेकर आई हैं, क्योंकि इसके बगैर मुझे कोई भी औरत मुकम्मल नहीं होती। तमाम लड़कियां जो इस वक्त देख रही हैं, जो सोच रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्हें क्या मोटिवेशन आप देंगी? आपने चलता चलाता करियर छोड़ के आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली बात तो रिदा मैं ये चीज़ कोट करूँगी कि पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा डिलेमा बना हुआ है, दैट एजुकेशन इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे स्किल को जो है प्रमोट किया जाता है ज़्यादा। सो मैं यही कहूँगी कि स्किलफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू के ढेरों ढेर डिग्रीज ले लेना। तो यू मस्ट बी स्किलफुल, और अपने अंदर कोई पैशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप डर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फैमिली से, दुनिया से थोड़ा सा हट के उस स्किल को इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल सही। और यू कैन प्रमोट दैट, और हर लड़की कर सकती है। अगर मैंने 16 ईयर्स की उम्र में कर लिया था तो और अब तक यहाँ पहुँच गए, सो एनीबॉडी कैन डू दिस। और आपने दोबारा आना है कोई नया आर्ट दिखाने के लिए, कोई नया ट्रेंड जो भी फैशन में आए, आपने हमारे व्यूअर्स को जरूर दिखाना है। जरूर, इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो कितना टाइम रह गया हमारे पास? कितना टाइम रह गया? बोले ये तो 5 मिनट रह गए। अच्छा, ये हमारी अपनी बातें कान में चल रही हैं। ले जी, आज से K2 शहर का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम हर सुबह आएंगे आपके सामने, मज़ेदार से मेहमान, बहुत सी बातें, म्यूजिक, गपशप। अभी तो आज पहला दिन है ना, बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं। दोबारा कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे। K2 शहर रिदा इमरान आएगा मेहमानों के साथ। कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे आपसे, लेकिन मुईज़ को खामोश छोड़ दें, ऐसा हो तो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जी मुईज़, तो ये सॉन्ग आज इतना प्यारा दिन चढ़ा है, हाँ, तो मेरा दिल है कि दिन चढ़े पे ही कोई सॉन्ग हो जाए। आज दिन आज दिन चढ़े, चढ़े, आज हाँ। क्या बात है जी, हो जाए हो जाए हो जाए। हो अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा आया दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। हो अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन।
बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आस वो पास वो उसको दे इतना बता वो जो मुझे ख्वाब में मिले लगा दे तू उसको अब गले तेन दिल दा वास्ता हो अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन वो जो मुझे देख कर हंसे